हेलो गाइस, आप सभी का आई डुबेरा के इस चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इल्तुतमिश के मरने के बाद भारतीय इतिहास में बहुत सारा परिवर्तन हुआ और उस बहुत सारे परिवर्तन के पीछे इल्तुतमिश का जो चालीसा दल था वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था। आपको यहाँ पे बता दें कि चालीसा दल के प्रमुख के रूप में गयासुद्दीन बलबन का नाम इतिहास में अचानक उभर करके सामने आता है। गयासुद्दीन बलबन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है रजिया सुल्तान के शासन में। रजिया सुल्तान के शासनकाल में उसे बहुत ऊंचे पद मिल जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो में आगे करने वाले हैं। और उस ऊंचे पद का लाभ उठा करके वो अपनी मनमानी करता है। इधर रजिया की मृत्यु हो चुकी है। अब इतिहास में रजिया को मारने के पीछे भी चालीसा दल का ही हाथ था। ऐसा कहीं कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इतिहास को जानने के बाद से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गयासुद्दीन बलबन बहुत ताकतवर हो चुका है और इसे किंग मेकर भी समझे जाने लगा है, क्योंकि इल्तुतमिश के परिवार के लोगों को जिस तरह से वो गद्दी पर बैठा रहा है और गद्दी पर बैठाने के बाद उसे ख़त्म कर दे रहा है, इससे पता चलता है कि उसकी ताकत कितनी है। बलबन इल्तुतमिश के आखिरी बचे हुए जो शासक थे उसको भी ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद बलबन अपनी खुद की सत्ता स्थापित कर ली और जिसे इतिहास में बलबन डायनेस्टी कहा गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बलबन डायनेस्टी। बलबन डायनेस्टी 1265 में इसने स्थापित किया और 1265 में स्थापित करने के बाद ये 1290 तक चला। गयासुद्दीन बलबन यही उसका असली नाम था, लेकिन अगर ओरिजिनल नाम देखा जाए तो इसका नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन के दो प्रमुख लड़के थे, एक बुगरा खान और दूसरा शाहजादा मोहम्मद। शाहजादा मोहम्मद को बलबन सबसे ज़्यादा महत्व देता था, सबसे ज़्यादा मानता था, क्योंकि शाहजादा मोहम्मद बलबन के सभी कार्यों में साथ रहता था। बलबन का जो लड़का बुगरा खान था उसके पुत्र का नाम कैकूबाद था, जो आगे चल कर के सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और शाहजादा मोहम्मद का जो पुत्र था उसका नाम था कै खुसरो। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बलबन जो अपने आप को इल्बरी तुर्क कहता है, और इल्बरी तुर्क काफ़ी ऊंची वंशावली है, तो वो कहता है कि आई एम बिलोंग टू रेस इल्बरी तुर्क। अब यहाँ पर इल्बरी तुर्क का शासक होने के नाते वो कहता है कि देखो भाई, हमारा असली नाम जो है वो जब हम शासक वर्ग से जुड़े हुए थे तो हमारा नाम बहाउद्दीन था और हमें दास बना करके बेच दिया गया था। खैर चलिए, दास बना करके बेचा और दासत्व से मुक्ति दिलाने का काम जो है वो करता है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसे अपने पास से खरीद लिया था। यानी गयासुद्दीन बलबन वाज द स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। ये ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश का दास बलबन था और इल्तुतमिश उस पर भरोसा करता था, इसलिए चालीसा दल में उसे स्थान दिया। सबसे पहले जब इल्तुतमिश ने इसे दास के रूप में खरीदा था तो इसे एक छोटी सी नौकरी दी थी जिसे कहा जाता था उस समय भिस्ती। भिस्ती यानी वह व्यक्ति जो सड़कों पर पानी छिड़कता है और प्यासों को पानी पिलाता है, वो कहलाता था भिस्ती, यानी उसे वाटरमैन कह सकते हैं। भिस्ती बनते हुए उसने अपनी जो काबिलियत थी वो इल्तुतमिश के सामने दर्शा दी, तो इल्तुतमिश उसे नियुक्त कर दिया अमीर ए शिकार। और अमीर ए शिकार का मतलब होता था कि उस समय राजशाही जितने भी शिकार किए जाते थे, राजशाही शिकार का जो भी कारवां चलता था, उसकी सारी जिम्मेदारी अमीर शिकार को करनी पड़ती थी। कितने हाथी जाएंगे, कितने घोड़े जाएंगे, क्या हथियार जाएंगे, कहाँ शिकार करना होगा, शिकार करने में क्या खतरा है, क्या नुकसान है, कैसी व्यवस्था करना है, आदि तमाम बातें अमीर शिकार के पास हुआ करता था। और ये काम करने का अब भिस्ती से इसको अधिकार मिल गया था। किसको? बहाउद्दीन। और बहाउद्दीन यानी कि गयासुद्दीन बलबन।
और ये जो था अधिकार चलता रहा रजिया के शासनकाल तक। तो एक तरीके से रजिया ने भी इसे अमीर शिकार का पद दे दिया था। चूँकि यहाँ पर इसके पास और भी पद थे, लेकिन उस पद में ये तरक्की पाएगा धीरे धीरे। अमीर शिकार होगा, फिर अमीर आखूर होगा, अमीर हाजिब होगा, और अमीर हाजिब के बाद फिर नायब मुमालिकात होगा। और नायब मुमालिकात का मतलब होता है कि राजा से ठीक एक पद नीचे, यानी आप उसे कह सकते हैं डिप्टी सुल्तान। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से बलबन अपने पावर को बढ़ाता चला जा रहा है, और पावर को बढ़ाने के साथ ही साथ अब उसके पास जो है ये क्षमता भी आ रही है कि हम अपनी व्यवस्था खुद देख लें, यानी अपना साम्राज्य स्थापित करें। उसे चालीसा दल का मेन सदस्य बनाया जाता है, और ये काम जो हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ है, और रजिया तक आते आते उसका और भी पद बढ़ गया। अब एक तरीके से अगर उसके पदों का पूरा ब्यौरा देखा जाए तो अमीर शिकार बनाया गया, जिसे चीफ ऑफ हंट कहते हैं, अमीर आखूर, चीफ ऑफ अस्तबल, अमीर हाजिब यानी एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव मिनिस्टर, और नायब मुमालिकात यानी कि डिप्टी सुल्तान। इस तरह से राजा बनने से पहले वह इतने सारे पदों को हासिल कर चुका था, और इतने सारे पदों को हासिल करने के बाद जब राजा बनता है तो राजा बनते ही उसने तमाम सुधार करने शुरू किए, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले उसने दीवाने आरिज, दीवाने आरिज का मतलब होता है सैन्य विभाग, आर्मी। ठीक है, आर्मी को उसने रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी कि उसमें और तरक्की की, और अपने शासन को बेहतर बनाने के लिए उसने पर्शियन कस्टम्स को अडॉप्ट किया। और पर्शियन कस्टम्स में दो कस्टम उसने सिजदा और पायबोस को लागू करवा दिया। सिजदा का मतलब होता है कि सिर झुकाना बादशाह के सामने, और पायबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। तो सिजदा और पायबोस ये दो पर्शियन यानी फारसी कस्टम्स थे, और जिसे इनके शासनकाल में लागू किया गया, यानी कि बलबन के शासनकाल में लागू किया गया। वो अपने आप को कहता था कि डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी जो हम व्यवस्था बना रहे हैं वो व्यवस्था राजत्व के सिद्धांत के अंतर आता है। यानी जो राजा है, जिसके खून में राजसी पावर है, और वही राजा बनता है। अगर राजसी खून नहीं है तो राजा नहीं बनेगा। तो वो अपने आप को मानता था, वो अपने आप को मानता था कि हम एक राजा हैं और हम राज्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसने सबसे पहले राजा बनते ही चिहालगानी के पावर को समाप्त कर दिया, और जैसे ही उसने चिहालगानी के पावर को समाप्त किया, सारी की सारी सत्ता बिखर गई, और चालीसा दल के जो 39 दास थे वो अब अपनी पावर को या तो बलबन के सल्तनत में मर्ज कर दें। अगर बलबन के सल्तनत में वो मर्ज नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें हारना पड़ेगा, या उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो जो लोग बलबन के साथ आए उन्हें बलबन अलग अलग पद देकर के संतुष्ट कर दिया, और जो विरोध किए उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक तरीके से एक नया लौह शक्ति का निर्माण हुआ, और कह सकते हैं कि ब्लड एंड आयरन सिस्टम भी इसके शासनकाल में चला। और तो ब्लड एंड आयरन सिस्टम का सीधा सा यहाँ मतलब ये हो गया कि ब्लड यानी जो विरोधी है उसका कत्ल कर दो, और उसके घर के लोगों को दास बना करके बेच दो। आयरन मीन्स दासत्व का आगे निर्वहन करना, यानी कि दास बनाना, और दास बनाने के बाद उसे बेच देना। तो ब्लड एंड आयरन सिस्टम भी इसने लागू कर दिया था अपने शासन में। इसने अपने शासन में पर्शियन फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत की, लेकिन इतना सब करते करते उसकी उम्र काफ़ी गुजर चुकी थी। 1285 यानी 1285 में उसका बड़ा पुत्र जिसका नाम मोहम्मद था उसे मंगोलों ने मार दिया। वह अपने पुत्र का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सका, चूँकि बूढ़ा भी हो चुका था, और बूढ़ा होने के साथ साथ
उसे अब ज़्यादा इस बात का डर था कि अगर हमारा पुत्र इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगा तो हमारी बनी बनाई सत्ता खत्म हो जाएगी। शायद वही डर उसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा पुत्र नहीं था, बुगरा खां से कोई मतलब ही नहीं था, और कोई ऐसा पुत्र नहीं था जो कि उसकी सत्ता को संभाल सके। तो मोहम्मद उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्र था, और उसके मरने के बाद वो बुरी तरह से टूट गया। कहा जाता है कि वह अपने आप को कई टाइटल्स के रूप में स्वीकार करता था। राजत्व का सिद्धांत तो उसके साथ ही साथ था, लेकिन वह अपने आप को कहता था कि हम नियाबते खुदाई हैं। क्या कहता था? नियाबते खुदाई, यानी कि वो अपने आप को कहता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इसे हिंदी में कहते हैं नियाबते खुदाई। ठीक है, वो अपने आप को नियाबते खुदाई कहता था। एक और टाइटल रखता था जिसे कहता था जिल्ले इलाही, यानी शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड यानी जिल्ले इलाही, जिल ए इलाही। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि वह अपने आप को केवल पावरफुल ही नहीं समझता था, बल्कि पावरफुल बनने के लिए वह अपने तमाम टाइटल्स भी अडॉप्ट कर रखे थे, और जिसके बल पर वो अपनी सत्ता चलाता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब नियति टूटती है और प्रकृति का कहर टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है, और यही बलबन के साथ हुआ। बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया। बलबन को इतना ज़्यादा शौक लगा कि वह अपने पौत्र को सत्ता सौंपा और कहा कि देखो भाई, कैकूबाद ही सबसे ज़्यादा सक्षम है और उसे ही राजा बनाओ, और उसको राजगद्दी दे दी गई। लेकिन कैकूबाद को एक तरीके से समाप्त करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए। उस षड्यंत्र का शिकार कैकूबाद हो गया और कैकूबाद को लकवा मार गया। कैकूबाद ने अपने 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया और एक गैर तुर्क को सत्ता का मुख्य सेनापति बनाया। और सत्ता का मुख्य सेनापति जब उसे बनाया गया था तो उसे ये नहीं पता था कि ये सत्ता का लालची भी हो सकता है। तो समझिए, उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सेनापति बनाते समय कैकूबाद ने बड़ी भारी गलती की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ज़्यादा उम्र का होने के नाते उसके ऊपर विश्वास करना लाजमी था, लेकिन वह विश्वासघात कर दिया और शमसुद्दीन क्यूमर्स के साथ साथ कैकूबाद को भी मार करके एक स्वयं की सत्ता स्थापित करता है, और वह सत्ता स्थापित करता है खिलजी डायनेस्टी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की कत्ल करता है। क्यूमर्स को कत्ल करता देख कैकूबाद अपना आपा खो बैठता है, लेकिन वो तो चूंकि अपंग हो चुका है, इसलिए उसे भी मारना बिल्कुल आसान है, और इस प्रकार एक नए राजवंश का उदय होता है जिसे खिलजी राजवंश कहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो इंतज़ार करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो खिलजी डायनेस्टी, जिसमें हम लोग बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, और देखेंगे कि उनके शासनकाल में कौन कौन से उनके कारनामे हुए थे और कौन कौन से युद्ध लड़े गए। साथ ही साथ उनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।